बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नंबर 15 के लेक्चर नंबर 7 एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 10 नेशनल बुक फाउंडेशन में अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का पढ़ा उसकी एप्लीकेशंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। यानी एक्चुअली हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का फिनोमेना किस किस जगह पर अप्लाई होता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक को आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बिफोर डूइंग दिस एक बात बताता चलूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्टैटिक चार्जेस के बारे में, यानी रुके हुए चार्जेस को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें किन किन जगहों पर फायदा होता है, उनकी एप्लीकेशन हम स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो चूंकि हम कुछ कुछ पढ़ेंगे तो उनमें पहली चीज है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एंड डस्ट एक्सट्रैक्शन। आप ये प्रेसिपिटेटर कहते होते हैं कि आप डस्ट पार्टिकल्स को किसी भी स्मोक में से बाहर निकालें, किसी गैस में से बाहर निकालें, डस्ट पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स को निकालना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अक्सर औकात बहुत सारी क्या कहते हैं फैक्ट्रीज देखी होंगी। फैक्ट्रियों के धुएं बाहर निकलते हैं और वो धुएं काफी मोहल्लक साबित होते हैं। हमारी जो पॉल्यूशन है वो उस पर डिपेंडेंट होती है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन डस्ट ये आपकी जो स्मोक से होती है आमतौर पर, लेकिन अगर इस स्मोक में डस्ट भी शामिल हो जाए तो वो बहुत ही समझ लें कि नुकसानदेह भी होती है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो डिफरेंट किस्म की डिजीज जैसे एस्थमा हो गया या मुख्तलिफ बाकी एलर्जी से गुजर रहे हो, उनके लिए ये डस्ट पार्टिकल काफी ज्यादा खौफनाक होते हैं। इन डस्ट पार्टिकल को आमतौर पर ये जितने भी कारखाने, जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं, ये क्या करती हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसेस के जरिए ये उनको उस धुएं में से, उस स्मोक में से वो डस्ट को निकाल देती हैं और माहौल में यानी इन्वायरमेंट में जो है वो हमारे पास स्मोक चली जाती है। क्योंकि स्मोक भी एक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में एक अहम रोल प्ले करती है, लेकिन बहरहाल एक डस्ट को आप किसी भी स्मोक में से निकाल कर उसकी जो खतरनाक जो उसका वो था सिस्टम था उसको थोड़ा सा आप क्या कर देते, रिमूव कर देते। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, ये एक चिमनी है। चिमनी वो जगह जहां से धुआं बाहर निकलता है। ठीक है, अब बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज या इवन जैसे कोल सेंटर होते हैं जहां कोयला बन रहा हो आपका, और ये डर होता है कि अगर उसमें से स्मोक बाहर जाए तो स्मोक के साथ डस्ट पार्टिकल भी बाहर जाएं और डस्ट पार्टिकल माहौल को पॉल्यूट कर दें, आलूदा कर दें। तो उसको दूर करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक के फिनोमेना को यूज किया जाता है। ये देखें, ये एक चिमनी है और चिमनी में ये एक मैश लगाई हुई है। मैश कहते हैं जाली को। ये एक जाली है आपकी, एक जाली ये आपकी। ठीक है, ये जो जाली है ना स्टूडेंट्स, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव, और इन जालियों पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव इस पे भी है, इन पे भी नेगेटिव चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस है हमारे पास। सो अब जब ये स्मोक यहां से निकलेगी, स्मोक वो इस जाली में से जब निकलेगी, यानी इस मैश में से निकलेगी, तो इस मैश के साथ जैसे ही इसका लिंक होगा स्मोक का, तो स्मोक के अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे या डिफरेंट जैसे कोल पार्टिकल होंगे, वो क्या होगा, उन इस जाली पे गुजरने की वजह से, उनके साथ फ्रिक्शन खाने की वजह से, इस पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, वो पॉजिटिव चार्ज उनके साथ भी मुंतकिल हो जाएगा डस्ट पार्टिकल्स में भी। आपके जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं दे विल गेट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हियर। यहां से उनको पॉजिटिव चार्ज मिल गया। अब ये डस्ट पार्टिकल जा रहे हैं जी, देखें ये जा रहे हैं डस्ट पार्टिकल, ये गए, बल्कि ये पूरा धुआं गुजर रहा है जिसमें अंदर डस्ट पार्टिकल भी है। धुआं तो निकल गया और यहां से बाहर आ गया, लेकिन उसमें से डस्ट पार्टिकल है, उन पे चूंकि आ चुका है पॉजिटिव चार्ज, तो इधर आ गया नेगेटिव चार्ज इन जालियों में, यानी इन मैशेस में जो हमारे पास दो डिफरेंट मैश है। तो सीधा सीधा डस्ट पार्टिकल कुछ इधर चले जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव को हमेशा नेगेटिव क्या करता होता है, अट्रैक्ट करता है। तो जिन पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज था वो भागते भागते उनके साथ चिपक जाएंगे और यूं ये सारी दोनों जालियां डस्ट से भर जाएंगी।
और जो धुआं यहां से अब बाहर निकलना शुरू हो गया, वो सारे का सारा जो स्मोक है वो अब चार्ज लेस हो चुका है, इनफैक्ट डस्ट लेस हो चुका है, यानी उसमें डस्ट नहीं है। तो अब आपका स्मोक इजीली यानी काफी रिफाइन हो चुकी है। हालांकि स्मोक कभी भी रिफाइन नहीं होती, लेकिन बहरहाल डस्ट निकलने की वजह से अब उसने काफी हद तक पॉल्यूशन को क्या कर दिया, कम कर दिया। सो आपने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन के मेथड से आप डस्ट की एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, इन डस्ट को बाहर निकाल सकते हैं, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। जो रेस्ट पर चार्जेस मौजूद हैं उनकी वजह से ये फिनोमिना मुमकिन हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी सेकंड एप्लीकेशन है, दैट इज फोटोकॉपियर मशीन। आपने जब किसी की फोटो कॉपी निकालनी हो तो क्या करते होते हैं, आप जाते शॉपकीपर के पास जिसके पास फोटो कॉपियर यानी जीरोक्स कॉपी निकालने वाली मशीन होती है, आप उसको देते हैं। वो क्या करता है, वो एक खास मशीन है, उसके अंदर रखता है, बटन प्रेस करता है और नीचे उसी का अक्स जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में बाहर आ जाता है। दैट इज कॉल्ड फोटोकॉपियर मशीन। ये फोटोकॉपियर मशीन है जो एग्जैक्टली राइटिंग को फोटो करके यानी भेज देती है। फोटो का मतलब होता है रोशनी, लाइट, लाइट करके भेजती है, यानी लाइट की शक्ल में कॉपी आती है। यानी लाइट क्या होती है, आपने अक्सर औकात देखा होगा कि जब जीरोक्स कॉपी के सामने आप जाते हैं, कॉपियर मशीन के सामने, तो एक लाइट ऊपर से चलती है और लाइट चलते ही नीचे से पेपर निकल जाता है और पेपर जो है आपके पास प्रिंट होके आ जाता है। ये कैसे मुमकिन हुआ? इससे पहले ये याद रखें कि इस फोटोकॉपियर मशीन को आमतौर पे आप जीरोग्राफी भी कहा जाता है। ये एक्चुअली लफ्ज जो है ये बना था ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से। एक वर्ड था आपका जीरोस और एक था ग्राफोस। ये इन दोनों को मिला के फिर जीरोक्स कॉपी या जीरोग्राफी ये लफ्ज निकाला गया था। जीरोक्स का मतलब होता है राइटिंग, सॉरी, जीरोक्स का मतलब होता है ड्राई, ड्राई मतलब होता है यानी खुश्क करना। आपने अक्सर का देखा होगा, काफी जब वो आपके पास फोटोकॉपियर मशीन जिस इमेज को बाहर भेजता है वो काफी गर्म होती है, यानी उसको ड्राई किया गया होता है अंदर। और ग्राफोस का मतलब होता है राइटिंग, ठीक है, यानी ड्राई राइटिंग कहा जाता है इसको। अब ये क्या फिनोमिना है? डियर स्टूडेंट्स, दो एलिमेंट्स आपको बताऊंगा। एक एलिमेंट आपने सुना हुआ नाम, वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, AL साइन होता है इसका, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जिसकी स्पेलिंग ALUMINUM, एल्यूमिनियम भी कहा जाता है। और एक हमारे पास हमने जो एलिमेंट पढ़ा हुआ है, दैट इज सिलीनियम। सिलीनियम, आपने ये दो डिफरेंट पढ़े हुए। इन दोनों में आपस में क्या फर्क है? एल्यूमिनियम एक कंडक्टर है, कंडक्टर, इसमें से चार्जेस आराम से पास हो सकते हैं। यानी मैंने कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, गालबन तीसरा लेक्चर है या दूसरा, ऐसे ही कुछ था। उसमें ये लाजमी देखिएगा, कंडक्टर वो होते हैं दोज बॉडीज हु कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और चार्जेस टू पास थ्रू, यानी जिनमें से चार्जेस फ्लो कर जाएं उसको कंडक्टर कहा जाता है। जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, ऐसी तरह सिल्वर, ये तमाम आपके कंडक्टर होते हैं। लेकिन लकड़ी, प्लास्टिक, ये तमाम चीजें आपकी इंसुलेटर होती हैं, आप उनमें से चार्जेस को पास नहीं कर सकते। दूसरा है सिलीनियम, ये होता है फोटो कंडक्टर। ये क्या होता है? फोटो कंडक्टर होता है। फोटो कंडक्टर क्या मतलब हुआ? फोटो कंडक्टर, फर्ज करो ये सिलीनियम है, ये सिलीनियम है, ये एक फोटो कंडक्टर है। फोटो का मतलब है लाइट, कंडक्टर का मतलब कंडक्ट करना, यानी रोशनी में कंडक्ट करना। अगर इस पे कोई लाइट पड़ जाए, जैसे ये लाइट्स पड़ी हैं, ये कंडक्टर बन जाएगा। लेकिन इसको अंधेरे में रख लिया जाए तो ये इंसुलेटर हो जाएगा। दिस इज सिलीनियम। सिलीनियम की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो रोशनी में कंडक्टर बन जाता है, लाइट में, लेकिन वो जब डार्कनेस हो जाए तो वो इंसुलेटर बन जाता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको थोड़ा सा जरूर बताऊंगा। जब लाइट इस पे पड़ती है ना, लाइट जो ट्रेवल करती है, दैट इज बिकॉज ऑफ
फोटॉन्स, लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स को फोटॉन कहा जाता है। आगे जाकर आप क्वांटम फिजिक्स में भी पढ़ेंगे फोटॉन्स के कॉन्सेप्ट को। जब लाइट इस पे पड़ती है, लाइट के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स फोटॉन्स होते हैं ना, वो इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कराकर उनके अंदर मूवमेंट पैदा करते हैं, जिससे उनके अंदर एक्साइटमेंट जब आती है तो वो उनके इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, जिस वजह से क्या हो जाता है हमारे पास कि ये कंडक्टर बन जाता है। लेकिन जब लाइट इन पे नहीं पड़ती तो कोई भी पार्टिकल इनको जो है ना, इनके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल नहीं सकता, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बना सकता। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से चीजें कंडक्टर बनती होती हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो तो चीजें कंडक्टर नहीं बनती, फिर वो इंसुलेटर होती हैं। सो बच्चों, रोशनी में ये सिलीनियम कंडक्टर बन जाता है और हमारे पास आमतौर पर डार्कनेस में ये क्या बन जाता है, हमारे पास इंसुलेटर बन जाता है। अब स्टूडेंट्स, होता क्या है, फर्ज करें मैं एक फोटोकॉपियर मशीन है, ये मेरे पास एक फोटोकॉपियर मशीन है, ये देखें ये एक फोटोकॉपियर मशीन है। मैंने इसको ऊपर से बॉक्स खोला और इसके अंदर एक पेज डाला और इस बॉक्स को क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, ये बेसिक फिनोमिना आप सुने। अब क्या होता है, इसके ऊपर एक लाइट होती है। अच्छा, ये तो बाद में फिनोमिना बताऊंगा। इसके अंदर ना एक ड्रम होता है, वो ड्रम होता है आपका एल्यूमिनियम का, जो कि कंडक्टर है, जिसके अंदर चार्जेस भाग सकते हैं, घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और उस ड्रम के ऊपर सिलीनियम की कोटिंग की गई होती है। किसकी कोटिंग की गई होती है? सिलीनियम की। ये देखें, फर्ज करें ये हमारे पास एल्यूमिनियम का एक ड्रम है ये। अब इसके ऊपर अगर मैं सिलीनियम की कोटिंग करूंगा तो कैसे करूंगा? ये देखें, मैं इसके ऊपर ये सिलीनियम की कोटिंग मेरी होगी, यानी इसी तरह कोटिंग होगी होती है। अब ये सिलीनियम क्या है? ये सिलीनियम आपका लाइट में तो कंडक्टर होगा, लेकिन ये हमारे पास जब डार्कनेस हो जाएगी तो ये इंसुलेटर हो जाएगा हमारे पास। अब ये चूंकि मशीन के नीचे है, मशीन के अंदर, तो ये डार्कनेस में इस वक्त चार्जेस इसके अंदर जो एल्यूमिनियम है वहां भाग रहे हैं, बट यहां चार्जेस जो हैं वो स्टैटिक फॉर्म में मौजूद रह सकते हैं बस। और चार्ज देने वाली एक डिवाइस होती है जिसको क्रोट्रॉन कहा जाता है। क्रोट्रॉन क्या कहा जाता है? क्रोट्रॉन एक चार्ज वाली डिवाइस होती है, वो इनको चार्जेस फराहम कर लेती है, चार्जेस दे देती है इनको। और चार्जेस क्या होते हैं? आपके एल्यूमिनियम में घूम फिर रहे हैं, सिलीनियम में स्टैटिक फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। अब ये कहां है? ये काम हो रहा है मशीन के अंदर, यानी मशीन के अंदर हो रहा है सारे का सारा। ऊपर फोटोकॉपियर मशीन है, और मैंने आपको जैसे अभी बताया, जैसे एक बुक नमा मैंने आपको बताई फोटोकॉपियर मशीन, उसके अंदर जैसे ही आपने पेज रखा, ऊपर से आपने उसको बंद कर दिया, एक लाइट गुजरती है। फर्ज करो जो पेज आपने लिखा था उस पेज पे, फर्ज करो आपने, ये पेज है, ये पेज जो अंदर रखा है आपने, इस पेज पे नाम रखा हुआ है ग्रेविटी, ये एक नाम रख लिया ग्रेविटी, और आप चाह रहे हैं ये ग्रेविटी एक पेज पे प्रिंट हो जाए। ठीक है, आपने ग्रेविटी का नाम का पेज अंदर रखा, ऊपर लाइट चलती है, जब ग्रेविटी के नाम से ऐसे लाइट ऊपर से चलती है तो लाइट इस जी के ऊपर PRAVIT इन सब में से जाती है, और ये जो वाइट स्पेसेस हैं इनमें से भी जा रही है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको सुन के एक बात हैरत होगी कि लाइट जो है ना वो इनमें से तो गुजर रही है, क्योंकि ये हमारे पास शाइनी ऑब्जेक्ट, इनमें से तो पास होगी हमारे पास, लेकिन वो GRAVIT वाले में से लाइट नहीं गई हमारे पास। तो नतीजा क्या हुआ? जब लाइट इसमें से गई, इसके नीचे ये ड्रम है, लाइट जब इनमें से गुजर कर इसके ऊपर पड़ती है तो इसमें GRAVIT वाला जो पोर्शन होता है, लाइट उस जगह पर नहीं पड़ी हुई। लाइट जब पड़ती है इस पूरे सिलीनियम कोटिंग को, वो क्या कर देती है? सिलीनियम कोटिंग को कंडक्टर बना देती है, तो चार्जेस घूमना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो GRAVIT वाला जो था ना, यानी लाइट जब इनमें से GRAVIT में से तो नहीं गुजर सकी, क्योंकि ये डार्कनेस थी हमारे पास, तो ये इधर भी डार्कनेस उसने क्रिएट कर ली, यानी डार्कनेस। तो इस सिलीनियम कोटिंग के ऊपर
हमारे पास GRAVITY वाला जो पोर्शन था ना डियर स्टूडेंट्स, वो डार्कनेस में रहा सिलीनियम के ऊपर। बाकी हर जगह पे सिलीनियम क्या हो गया था, कंडक्टर बन गया था, क्योंकि रोशनी पड़ रही थी, रोशनी इसके अंदर से जाकर इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही थी सिलीनियम कोटिंग पे, और सिलीनियम कोटिंग पे चार्जेस भागने शुरू हो गए। लेकिन GRAVIT वाला पोर्शन शेड में रहा, यानी वो अंधेरे में रहा। तो नतीजा क्या हुआ, वहां नहीं हमारे पास हुए। अब चार्जेस जो ऑलरेडी उनमें घूम रहे थे, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब ये अंधेरे में हो तो स्टैटिक फॉर्म में चार्जेस मौजूद रहते हैं। तो अब ये अंधेरे में तो है नहीं, सिर्फ GRAVIT वाला शेड में, सिर्फ वो पोर्शन आपका अंधेरे वाला है, तो उस जगह पर तो वो चार्जेस रहेंगे मौजूद, वो वहां से नहीं निकलेंगे, क्योंकि इंसुलेटर में जो चार्जेस होते हैं वो स्टैटिक फॉर्म में मौजूद रहते हैं, लेकिन कंडक्टर में घूमते फिरते इधर उधर चले जाते हैं हमारे पास आराम से। इतनी देर में एक खास मैकेनिज्म सेट किया होता है, एक टोनर पास पड़ा होता है, टोनर जिसमें ब्लैक पाउडर होता है, उसको हाईली नेगेटिव चार्ज दिया होता है। वो नेगेटिव चार्ज उड़ता है सीधा और जाके GRAVIT वाला जो शेड वाला पार्ट था ना, उसको वो पकड़ लेता है सीधा जाके। ठीक है, वो क्यों पकड़ लेता है, वहां चार्जेस मौजूद थे पॉजिटिव हालत में, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्रोट्रॉन मौजूद होता है, ये हाईली पॉजिटिव चार्ज इसको दे रहा होता है। ठीक है, लेकिन वो जो हमारा इंसुलेटिंग पार्ट होता है वहां तो वो रहता है, तो वो इंसुलेटिंग पार्ट कौन सा रहता है, ग्रेविटी था। वहां से टोनर का बॉक्स खुला, उसने इसको पाउडर दे दिया और GRAVIT वाला जो है ना, उस पर ब्लैक पाउडर जो है ना वो पड़ गया और उस पर GRAVITY लिखा गया। इतनी देर में एक पेज आता है और पेज इसके ऊपर रोल करता है और उस पेज के ऊपर ग्रेविटी छप जाता है, क्योंकि वही वाला पार्ट जो है ना वो सामने, और आगे वही पेज आगे जाकर फिर हीट में डाला जाता है, एक्स्ट्रा प्रेशर में डाला जाता है, ताकि पक्का नाम उस पेज के ऊपर लिखा जाए, और थोड़ी देर बाद आपको पेज वो नीचे से निकलता हुआ दिखाई देता है। ये सारा प्रोसेस किसकी वजह से मुमकिन हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना की वजह से हमारे पास ये मुमकिन हुआ। तो आपने देखा कि फोटोकॉपियर मशीन भी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बहुत ही अहम फिनोमिना, यानी उसके प्रिंसिपल पे ये चलती है। स्टूडेंट्स, इसका एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास एप्लीकेशन है, दैट इज इलेक्ट्रो पेंटिंग। इलेक्ट्रो पेंटिंग यानी आपका पेंटिंग का मेथड चार्जेस के थ्रू आप कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स, आप इमेजिन करें, आपने अक्सर औकात बहुत सारी चीजें देखी हुई है, जैसे अपने घर में आपके रेफ्रिजरेटर्स मौजूद है, AC मौजूद है, गाड़ियां आपने देखी हैं दाएं बाएं जो चल रही हो, उनके ऊपर पेंट हुआ है। ये पेंट इतना फिक्स कैसे हो जाता है, आप कभी करिएगा ना खुरदने की कोशिश, जनरली स्पीकिंग वैसे ही बता रहा हूँ, वो इतने इजीली वहां से पेंट आपका किसी भी कार में से नहीं निकलता होता, बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए अच्छी खासी स्क्रैचेस चाहिए होते हैं और बड़े फोर्सफुल स्क्रैचेस चाहिए होते हैं। अब एक कार है आपकी, फर्ज करें ये, चले ये बस है, ये मेरे पास एक बस है, ठीक है, और ये बस आपकी एक रोड पे चल रही है, ये देखें ये बस है, और इस बस को आपने करना है पेंट, आप चाह रहे हैं इसको पेंट करें। आप क्या करेंगे, इसका एक बड़ा अच्छा मेथड है कि आप स्प्रे पेंटिंग करेंगे। स्प्रे के जो पेंट होता है उसमें हाईली पॉजिटिव चार्ज आप पेंट के अंदर भेज देते हैं, पेंट के अंदर, यानी पेंट में आप पॉजिटिव चार्ज देते हैं, और इस जो हमारे पास जो ये बस है इस पे हम नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं, यानी इसको नेगेटिवली चार्ज कर लेते हैं और पेंट पे पॉजिटिव चार्ज कर लेते हैं। जब हम पेंट का स्प्रे इसके करीब लेकर आते हैं, इसका नेगेटिव चार्ज पेंट के जो स्प्रे होता है उसके पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या कर देता है, खींच लेता है, और नतीजा पेंट इसके साथ फिक्स चिपक जाता है। वो कहता है भैया अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। नेगेटिव बस ने पॉजिटिव पेंट को पकड़ लिया, नतीजा क्या हुआ कि वो पेंट अच्छे तरीके से उसके साथ चिपक गया। बिल्कुल इसी तरीके से रेफ्रिजरेटर्स हो गए, AC हो गए, जितने आपके कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं जिन पे पेंट करना हो, उसका सबसे बेहतर मेथड जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रो पेंटिंग है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि ये जो बड़े बड़े गैसोलीन जो टैंकर्स होते हैं, बड़े बड़े टैंकर्स जिनमें पेट्रोल जा रहा है, डीजल जा रहा है,
और वो तमाम चीजें जो डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर लेती हैं, उनके पीछे हाई लिखा होता है कि हाईली इनफ्लेमेबल, कि ये बहुत ज्यादा फ्लेम पैदा कर सकता है, तो बच के रहें, ये वो बहुत सारी प्रिकॉशंस, डेंजरस, बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं। कभी आप ना, अगर वो रुके हुए हों किसी जगह पर, आप उनके नीचे टायरों में झांक कर देखें तो आप देखेंगे कि उनकी एक चेन होती है, यानी एक नीचे से चेन होती है, चेन वो नीचे जमीन के साथ टच हुई भी होती है, ये जमीन के साथ टच हुई भी चेन है, और वो चेन चल रही होती है, चल रही होती है, और साथ साथ चेन जो है ना जमीन के साथ चिपकी हुई होती है। ये ऐसा क्यों होता है? चेन की क्या जरूरत पड़ेगी? एक एक जंजीर जो इसके साथ है वो क्यों जरूरत पड़ेगी? ये इस बस की बात नहीं कर रहा हूं, ये गैसोलीन ट्रक की बात कर रहा हूं, गैसोलीन टैंकर्स की बात कर रहा हूं। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? जब ये टैंकर्स रोड पे चल रहे होते हैं ना, रोड पे चल रहे, तो ये सामने आमने सामने जो इनकी आने वाली हवा है उसके साथ फ्रिक्शन खा रहे होते हैं, फ्रिक्शन। और मैंने कई दफा बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर आपने पैदा प्रोड्यूस करनी है तो इसका सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप फ्रिक्शन से पैदा करें। मैंने 3 मेथड्स बताए थे, उनमें एक फ्रिक्शन भी था। फ्रिक्शन में क्या होता है कि जब फ्रिक्शन लगती है और फ्रिक्शन से आपके इस बॉडी के अंदर जो ट्रक है या हमारे पास वो गैसोलीन जो टैंकर है उसमें चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं, और वो चार्जेस जो हैं वो उनकी एक चार्जेस वो दे आर नॉट गुड, दे कैन प्रोड्यूस द स्पार्क, वो इजीली स्पार्क भी पैदा कर सकते हैं, और उस स्पार्क से बच्चों अंदर पेट्रोल है उससे अच्छा खासा डैमेज हो सकता है। अब ये जंजीर क्यों लटकाई गई होती है, ये चेन ऐसी लटकाई हुई होती है कि जब एक्स्ट्रा चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएं तो ये चेन क्या करती है, उन एक्स्ट्रा चार्जेस को जो प्रोड्यूस हुए, फर्ज करो पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस हो गए ये, तो वो सीधा इससे जमीन में चले जाए। जमीन जो है आपकी चार्जेस को डिस्चार्ज करने का एक सबसे बेहतर फिनोमिना, तो आपके सारे चार्जेस जो है यहां से सीधा जमीन में मुंतकिल हो जाते हैं, और आपका गैसोलीन ट्रक जो गैसोलीन टैंकर है तो ये एक सेफ हालत में रहता है। सो ये था स्टूडेंट्स एक मुख्तसर सा जायजा। आई होप आप लोगों ने लेक्चर को अच्छे तरीके से समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।